इस लेसन में हम जानेंगे कि किसी भी वेबसाइट की स्पीड जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और अगर हमारे पास कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो उसकी हम स्पीड ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम ये भी जानेंगे कि कैशे क्या होती है और उसका स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन से क्या लेना-देना है। आजकल के इस दौर में यूज़र का अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत ही कम रह गया है। अगर कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट विज़िट करेगा तो आपके पास सिर्फ़ चंद सेकंड्स हैं कि आप उस यूज़र को अपनी वेबसाइट दिखाएँ भी और अपना मैसेज भी उस तक डिलीवर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई ई-कॉमर्स का स्टोर है जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं जिसमें आपकी वेबसाइट लोड भी होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र को नज़र भी आ जानी चाहिए जो आप सेल कर रहे हैं। इन केस आपकी वेबसाइट स्लो है, आपकी वेबसाइट लोड होने में ही 7 सेकंड लगाती है, तो आपके जो 5 सेकंड थे, आपकी प्रोडक्ट यूज़र को नज़र आने से पहले वो आपने ज़ाया कर लिए। सो अगर आपकी वेबसाइट 7 की बजाय 1 सेकंड में लोड हो रही है या 2 सेकंड्स में लोड हो रही है, तो आपके पास अब थोड़ा-सा टाइम बच गया कि यूज़र आपकी प्रोडक्ट को जो है वो देख सकता है या डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है या उसका नेम पढ़ सकता है या उसके कोई फीचर्स देख सकता है। एक वजह तो ये हो गई कि स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ-साथ अगर आपकी वेबसाइट स्लो होगी, तो गूगल में आपकी जो सर्च की रैंकिंग्स हैं, वो भी मुतासिर होंगी क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो है। उसके साथ-साथ यूज़र का जो है वो एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा कि आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो है। इस तरह आपकी वेबसाइट स्लो होने के बहुत सारे नुकसानात आपको होंगे। अब इन सारे नुकसानात से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे फॉर स्पीड, ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपकी वेबसाइट जो है वो लोड हो। अब हम ये जानेंगे कि कैशे क्या होती है और उसका क्या रोल है वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन में। हम ये जानेंगे कि नॉर्मली वर्डप्रेस का कोई भी पेज जब आप विज़िट करते हैं, तो अगर कैशे का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा या उसका फ़्लो क्या होगा। यूज़र आपकी वेबसाइट विज़िट करने आएगा, कोई भी पेज को ओपन करने की कोशिश करेगा, सर्वर जो है वो उस पूरे पेज को जनरेट करेगा। आपने जो भी टेम्पलेट फाइल्स लगा रखी होंगी, आपकी थीम के मुताबिक, आपकी प्लगइन की फंक्शनैलिटी, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद सर्वर जो है आपको एक पूरा पेज बना के देगा, पेज कैलकुलेट करके देगा कि ये आपका पेज है जो आपने रिक्वेस्ट किया था, और उसमें कुछ जो है वो टाइम लगेगा क्योंकि सर्वर को सारी चीज़ें प्रोसेस करने में थोड़ा-सा टाइम चाहिए होगा कि आपको वो डेटाबेस से कंटेंट उठाया, उसके बाद थीम ने जो है वो उसका डिज़ाइन जनरेट किया और उसके बाद आपको वो पेज जनरेट होके मिल गया। ये तो हो गया कैशे के बगैर वाला प्रोसीजर। अब अगर हम कैशे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो होगा क्या, सर्वर जो एक दफ़ा किसी ने कोई पेज रिक्वेस्ट किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने अबाउट का पेज रिक्वेस्ट किया था। तो जब एक यूज़र ने पेज पहली रिक्वेस्ट जब सर्वर पे गई उस पेज के लिए, अबाउट के पेज के लिए, तो वो सारी कैलकुलेशन रन हुई और उसका बाद वो पेज जनरेट होके यूज़र को डिस्प्ले हो गया। अब जब कैशे इनेबल्ड हो गई तो सर्वर क्या करेगा, इसी जनरेटेड पेज की जो उसका फाइनल रिज़ल्ट था, उसकी कॉपी अपने पास बना के रख लेगा। अब जब दूसरा यूज़र उसी पेज को विज़िट करने आएगा तो बजाय इसके कि सारी कैलकुलेशन दोबारा से हो, वो जो पहले से कैलकुलेशन हुई हुई थी जिसमें रिसोर्सेज़ भी लगे थे, टाइम भी लगा था और पेज जनरेट हुआ था, सर्वर जो है जल्दी से वही पेज उठा के जो है वो यूज़र को डिस्प्ले करा देगा। अब यहाँ पे 2 फ़ायदे हुए, एक तो रिसोर्सेज़ बच गए सर्वर के एग्ज़ीक्यूशन वाले, दूसरा यूज़र को जो कंटेंट था वो जल्दी से डिस्प्ले हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इस सूरत में तो हो सकता है हम कंटेंट में अपडेट कर दें और कॉपी पुरानी पड़ी और यूज़र्स को पुरानी कॉपी नज़र आती रहे। तो कैशे जो आपकी बनती है उसमें आप उसकी एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 दिन के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए, चंद घंटों के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए, या जब भी आपका कंटेंट हो तब वो जो जनरेटेड कंटेंट था या जो कैशे में कंटेंट था वो एक्सपायर हो जाना चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि आपके जो स्टैटिक कंटेंट है जो कि चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपकी सीएसएस की फाइल्स हैं, जो आपकी जेएस की फाइल्स हैं, इस तरह की कुछ फाइल्स आपके ब्राउज़र में भी कैश हो जाती हैं कि आपका ब्राउज़र जो है वो उनको सेव कर लेता है।
नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ स्टैटिक फाइल्स जैसा कि इमेजेस, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट ये आपके ब्राउज़र में भी कैश हो सकती हैं, ताकि हर दफ़ा उनको सर्वर से लोड ना करना पड़े, वो जल्दी से वहीं से आपके ब्राउज़र से ही आपको मिल जाएँ। तो आइए देखते हैं कि वर्डप्रेस में अगर हमने किसी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन करनी हो, तो हम कौन-कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करने से पहले सबसे पहले हमने किसी भी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेनी है कि उसकी स्पीड है क्या। तो स्पीड चेक करने के लिए हम कोई भी वेबसाइट उठा लेंगे और उसकी स्पीड चेक करेंगे, और उसके लिए हमारे पास दो टूल्स मौजूद हैं जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ वो दो हैं। सबसे पहला है tools.pingdom.com। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पिंगडम टूल्स के नाम से, और वहाँ पे आपको इस तरह का जो है वो पेज ओपन होगा। कोई भी आप वर्डप्रेस की एग्जांपल वेबसाइट ले लें, या कोई भी नॉन वर्डप्रेस की वेबसाइट भी ले लें जिसकी आपने स्पीड टेस्ट करनी है, उसका यूआरएल यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन से लोकेशन से टेस्ट रन करना है। उसके बाद आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देंगे। टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ये टूल थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो चुकी है, और यहाँ पे हमें वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मिल रहा है कि ये वेबसाइट है कौन सी, दिखी कैसी है टेस्ट में, और उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेड भी आया है कि 100 में से कितने नंबर मिले हैं इस वेबसाइट को। उसके बाद इसका पेज साइज़ क्या है, और यहाँ पे टाइम भी बताया गया है कि कितने टाइम में लोड हुई है, तकरीबन 5 सेकंड इसे लगे। और उसके बाद इस वेबसाइट का जो यूआरएल हमने ऐड किया था उसको लोड होने में कितनी रिक्वेस्ट जो है वो गई हैं सर्वर पे, तो ये 136 हैं। और नीचे यहाँ पे रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं कि ये आप जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर कैसे कर सकते हैं, और जो जो चीज़ें आपकी वेबसाइट की बेहतर थी उनको यहाँ पे ग्रीन दिया गया है, जिसमें कुछ मसला है वो येलो में आ रहा है, और जो बिल्कुल ही ज़ीरो है या बिल्कुल ही ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है वहाँ पे एफ़ या फेल जो है वो आया हुआ है। तो यहाँ से आप सजेशंस नोट करके अपनी वेबसाइट को जो है वो उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एक टूल तो ये हो गया। दूसरा टूल जो है वो है गूगल का टूल, जिसे गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स भी कहते हैं। उसमें भी आप सिमिलरली कोई भी यूआरएल उठाएँगे जिसकी आपने स्पीड टेस्ट करनी है, और यहाँ पे ऐड करेंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, तो गूगल भी आपको उसकी जो है वो एक डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या-क्या मसले हैं। अब गूगल का जो टूल है ना सिर्फ वेबसाइट की स्पीड चेक करता है, यहाँ पे आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी चेक हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप की रेटिंग अलग से आ रही है, और मोबाइल डिवाइसेस के लिए रेटिंग जो है वो अलग से आ रही है। मोबाइल के लिए इसके 100 में से 35 नंबर हैं, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन अगर डेस्कटॉप की बात करें तो उसके जो है वो रेटिंग जो है वो काफ़ी बेहतर है। तो जो भी हमने वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है, सबसे पहले हमने उसके चेक कर लेना है कि इसमें मसले हैं क्या-क्या, और उसके बाद आप उन मसाइल को हल करेंगे। स्पीड चेक करने के बाद आपको मैं कुछ जनरल टिप्स बताऊंगा जो कि हर वेबसाइट पे अप्लाई हो सकती हैं जब आप स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो। तो आपने अगर बेहतर स्पीड्स आपको चाहिए तो सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी वेबसाइट जहाँ पे आप होस्ट कर रहे हो, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक डिसेंट होस्टिंग जो है वो सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं हैं, तो आप जो है वो थोड़ा सा होस्टिंग प्लान इकोनॉमिक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है या आपकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए होस्टिंग भी जो है वो बेहतर ख़रीदनी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमने कैशे की बात की, आप कैशे वर्डप्रेस में इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, जिसमें अगर हम फ्री की बात करें जो कि फ्री में भी काम करता है, इसका पेड वर्जन भी मौजूद है, लेकिन ये फ्री में भी आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देता है, जिसका नाम है W3 कैशे। उसके बाद अगर आप प्रीमियम पे जाना चाहें तो WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन अवेलेबल है। उसके बाद हमने एग्जांपल में देखा था कि यहाँ पे पेज साइज़ जो है 5.5 MB से भी ज़्यादा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न क्या होता है कि आपका पेज साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है।
उसकी वजह होती है इमेजेस। अगर आप इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड यूज़ नहीं करेंगे तो इमेजेस जो है वो आपके पेज का साइज़ बढ़ा देंगे, जो कि उसके नतीजे में जो है वो आपकी वेबसाइट का साइज़ बढ़ जाएगा और आपकी वेबसाइट को लोड होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आर्काइव पेजेस हैं तो वहाँ पे आप कर सकते हैं कि फुल कंटेंट शो करवाने की बजाय आप उसकी समरीज शो करें ताकि कंटेंट जल्दी से लोड हो। फिर आप सीडीएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीडीएन क्या होता है जी? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इस पे हमारा पूरा लेसन मौजूद है, आगे जाके हम सीडीएन को यूज़ करना सीखेंगे एक कंप्लीट लेसन में। मीडिया आप ऑफलोड कर सकते हैं। मीडिया से मुराद है आपकी जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप जिस सर्वर पे आपकी वेबसाइट मौजूद है उसकी बजाय आप कहीं और लोकेशन पे जो है वो अपनी मीडिया फाइल्स जो है वो होस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मोस्ट कॉमन है अमेज़ॉन S3 पे लोग अपनी स्टैटिक रिसोर्सेज या मीडिया फाइल जो है वो होस्ट करते हैं ताकि आपके सर्वर से जो है वो लोड हट जाए। और यूजुअली मीडिया स्टोर करने वाली स्टोरेज जो है वो आपकी ट्रेडिशनल होस्टिंग से काफ़ी सस्ती पड़ती है। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे कोई 50 प्लगइन्स नहीं लगे होने चाहिए। हर छोटी फंक्शनैलिटी के लिए प्लगइन यूज़ ना करें। जहाँ जितने मिनिमम पॉसिबल हों उतने प्लगइन्स में अपनी वेबसाइट को जो है वो बना लें। स्लो प्लगइन्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से प्लगइन्स स्लो हैं और उनको जो है वो उनका अल्टरनेट ढूंढें या उनके बगैर ही अपनी वेबसाइट जो है वो डेवलप करें। अगर आपकी कोई ब्लॉग है और उस पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो आप कमेंट्स को जो है वो स्प्लिट कर लें पेजेस में ताकि एक ही पेज पे सारे, फॉर एग्जांपल किसी पोस्ट पे जो है वो कोई पोस्ट आपकी वायरल हो गई है और उस पोस्ट पे थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं, तो आप उनको एक ही पेज पे डिस्प्ले कराने की बजाय कमेंट्स को जो है वो पेजेस में डिवाइड कर लें। और ये आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल से भी सेटिंग से जाके कर सकते हैं। और इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने थीम ऐसा यूज़ करना है जो कि ऑप्टिमाइज्ड हो फॉर स्पीड। हर थीम जो है वो अच्छा कोडेड नहीं होता, हर थीम जो है वो स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। तो जब आप कोई भी फ्री या पेड थीम सेलेक्ट करने जाएं तो आप इस चीज़ का ख्याल रख लें कि वो थीम जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। और इसका बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि थीम का अगर कहीं पे डेमो अवेलेबल है तो आप उसकी स्पीड जो है वो जो 2 टूल्स बताए गए हैं इनकी मदद से चेक कर सकते हैं। वर्डप्रेस का डेटाबेस आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए WP स्वीप के नाम से प्लगइन मौजूद है। अब डेटाबेस में क्या ऑप्टिमाइज़ होगा, वक्त के साथ साथ आपके डेटाबेस में कुछ ऐसा डेटा भी रह जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लगइन्स आपने इंस्टॉल किए, रिमूव कर दिए, या कुछ डेटा पोस्ट ऐड की, रिमूव कर दी, तो कुछ जो है वो ऑर्फन डेटा या ऐसा डेटा जो कि हमें चाहिए नहीं होता लेकिन वो डेटाबेस में रह जाता है, तो उसको हम क्लीन अप कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्लगइन भी मौजूद है। डीएनएस लेवल फायरवॉल यूज़ करें। अब डीएनएस लेवल फायरवॉल क्या है कि आपकी वेबसाइट के सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचने से पहले आपका जो डीएनएस है वही उसको क्या कर देगा। अगर तो वो स्पैम ट्रैफिक होगी तो वो उसको वहीं से वापस भेज देगा या ब्लॉक कर देगा। आपके पास वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आएगी नहीं, क्योंकि अगर हर रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे आएगी तो आपका सर्वर जो है वो उसके रिसोर्सेज यूज़ होंगे उसको सर्व करने में, चाहे वो एक्चुअल ट्रैफिक हो या फिर स्पैम ट्रैफिक हो। तो डीएनएस लेवल फायरवॉल जब हम सीडीएन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि ये कैसे इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और हमेशा पीएचपी का जो है वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अभी पीएचपी का 7 या 8 वर्जन चल रहा है तो कुछ होस्टिंग कंपनीज हैं जो अभी तक पीएचपी 5 भी यूज़ करती हैं। पीएचपी का आप हमेशा ख्याल रखें कि आपने लेटेस्ट स्टेबल वर्जन यूज़ करना है। कुछ बीटा वर्जन्स भी होते हैं वो आप यूज़ ना करें, लेटेस्ट में जो उसका स्टेबल वर्जन है वो आपने यूज़ करना है। और भी बहुत सारे इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के डिफरेंट यूज़ केस हो सकते हैं, डिफरेंट इसकी टिप्स हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ कॉमन बताई हैं कि ये जो है इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट मौजूद है, एक टेस्ट वेबसाइट मौजूद है। इसकी जो है वो हम पिंगडम में जाके इसकी स्पीड चेक कर लेंगे। स्पीड चेक करने के लिए हमने क्या किया, वेबसाइट का यूआरएल ऐड किया, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक किया और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे ताकि इसका रिज़ल्ट जनरेट हो।
वेबसाइट स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट जनरेट हो चुका है और हम देख सकते हैं कि जो हमने पहले वेबसाइट टेस्ट की थी उसके मुकाबले में यहाँ पे मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। परफॉर्मेंस ग्रेड जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और पेज का साइज़ जो है वो बहुत बेहतर है, एमबीज़ की बजाय केबीज़ में है और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट हैं वो भी कम है और उसके साथ हम देख सकते हैं कि लोड टाइम जो है वो इसका 1 सेकंड से जो है वो कम है। लेकिन अब इसको हम मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ सजेशंस आ रही हैं, इसको हम मज़ीद भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं इसके वेबसाइट के एडमिन में और यहाँ पे मैंने W3 टोटल कैशे जो है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि हम पहले एक्टिवेशन से पहले और बाद का देखेंगे कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा स्पीड पे। प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेशन के बाद हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से हम इसकी डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हमने कुछ फीचर जो है वो इनेबल नहीं करने तो हम उसको डिसेबल रहने देंगे। पेज कैशे, मिनीफाई, जो फीचर हमें चाहिए उसको हम इनेबल रख लेंगे और बाकी फीचर्स जो है वो हम डिसेबल रहने देंगे। कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स भी होती हैं जो कि पहले से एडेड होती हैं, वह आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की नेचर क्या है। क्या आपकी वेबसाइट सर्विस वेबसाइट है, क्या आपकी वेबसाइट एक ब्लॉग है, कोई ई कॉमर्स स्टोर है, तो उसके हिसाब से भी आप स्पेशलाइज्ड सेटिंग्स कर सकते हैं जो उसके लिए रिकमेंडेड हों। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मिनीफाई जो है वो कुछ थीम्स के साथ जो है वो सही हो सकता है कि कुछ थीम्स में जो है वो मसले मसाइल आएँ मिनीफिकेशन की वजह से। अगर आपने मिनीफाई का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है और उसके बाद कोई मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो जब ये सारी सेटिंग्स आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा लोड करेंगे ताकि जो पहली रिक्वेस्ट है उसके थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट की कैश जो है वो या कैश है जिसको बोलते हैं वो जनरेट हो। अब हम दोबारा वापस जाएंगे, पिंगडम टूल्स पे वापस जाएंगे और दोबारा से जो है इसी वेबसाइट की जो है वो हम चेक करेंगे कि हमने इसकी स्पीड दोबारा से चेक करनी है। पहले हमने कैशे का प्लगइन नहीं था इनेबल किया हुआ, अभी हमने उसको इनेबल किया है तो अब हम उसकी स्पीड जो है वो चेक करेंगे। कैशे का प्लगइन इनेबल करने के बाद हमने दोबारा से स्पीड टेस्ट रन की है और सेम लोकेशन से रन की है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लोड टाइम जो है वो पहले से कुछ जो है वो इम्प्रूव हो गया है। सो ये वन ऑफ द स्टेप्स था कि आप स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसको मज़ीद भी बेहतर बना सकते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये वाली वेबसाइट एक शेयर्ड होस्टिंग पे जो है वो मौजूद है। तो इस वेबसाइट का सर्वर शायद प्रॉपरली जो कंप्रेशन या जी ज़िप कंप्रेशन है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि मैंने इनेबल भी की हुई है, लेकिन अब होस्टिंग जो है उसको प्रॉपरली सर्व नहीं कर रही। इसकी वजह से आपका ये यहाँ पे जो है वो आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका लोड टाइम जो है वो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव हो गया है। इस तरह यहाँ पे जो जो सजेशंस आ रही हैं उनको आप फिक्स करके यहाँ पे आपको बताया भी गया होगा कि इसका फ़ायदा क्या है और जो सजेशन आ रही है उसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू ऐड एक्सपायर हेडर्स टू गूगल, तो वो आपको वहाँ पे बहुत सारी गाइड्स मिल जाएंगी जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चेक लिस्ट बताई है, इसको भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अगर इन चीज़ों का आप पहले से ख्याल रखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत कम एफर्ट करनी पड़े, आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे, क्योंकि आपने इन चीज़ों का ख्याल पहले ही रखा था जब आप वेबसाइट डेवलप या डिज़ाइन कर रहे थे।